बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ट्रिपल सी एग्जाम का है 2021 और ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग जितना हो सके उतना अच्छे से गहराई से समझ लो। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। पहला दिया है लिनक्स, दूसरा विंडोज, तीसरा उबंटू और तीसरा डी उपरोक्त सभी। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि GUI होता क्या है। जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो जानते होंगे, और जिन्होंने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और एक होता है CUI, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पहले ये समझ लो होता क्या चीज है, ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो बच्चों, पहले ये समझ लो कि CUI क्या होता है। GUI तो बताऊंगा, पहले CUI समझ लो क्या होता है। तो यहां पे दिया है CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें कैरेक्टर को मतलब अक्षर, कैरेक्टर मतलब अक्षर को कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाता है। इस सिद्धांत पे काम करने के लिए यूजर का तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक है। इसमें जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उनके लिए कमांड और उसके सिंटैक्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को मिलने वाले निर्देश कमांड द्वारा दिए जाते हैं। अब देखो, अब ये समझ लो कैसा दिख रहा है, जैसे आपका पुराने जमाने का कीपैड वाला मोबाइल। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। कीपैड वाला मोबाइल ये दिख रहा है ना, ये पुराने जमाने का मोबाइल था। तो इसमें कैसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप करना पड़ता था, है ना, इसमें चित्र वगैरह तो नहीं होते थे। सब कुछ आपको इस कीपैड के बटन से ही टाइप करना पड़ता था, कुछ भी। ठीक है, इसमें चित्र नहीं होता है, सब टाइप करके करना पड़ता था। तो इसको ऐसे ही पहले कंप्यूटर होता था, पहले ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर होता था। इसमें सब कुछ आपको कीबोर्ड के द्वारा टाइप करना पड़ता था। ठीक है, तो इसको बोला जाता था, इसको CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब ये पुराना जमाना का है। अभी पुराना जमाना बीत गया, कुछ नया आया। जैसे यहां पे देखो, मोबाइल ये पुराना जमाना हो गया, अभी नया मोबाइल आया है ना। ये एंड्रॉयड वाला, एंड्रॉयड में चित्रों वाला होता है, ग्राफिक्स वाला होता है ना। अभी इसको समझना आसान है, इसके लिए आपको बस टच कर देते हो, काम हो जाता है। ये ग्राफिक वाला होता है, चित्र जो इसके छोटे छोटे ऐप जो दिखते हैं बेटा, वो सब ग्राफिक होते हैं, ग्राफिक के बने हुए होते हैं, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में ये पुराना कंप्यूटर जब अपडेट हुआ और जमाना बीतता चला गया, तो वहां पे फिर ऐसा कंप्यूटर आ गया, देख रहे हो, चित्रों वाला, है ना। तो इन सबको ग्राफिक बोला जाता है। ठीक है, ये सब जितने जितने आपको दिखते हैं, ये चित्र वगैरह जितने भी दिखते हैं बेटा, इनको ग्राफिक बोला जाता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या देते हो, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है, जिसमें यूजर मतलब उपयोगकर्ता ग्राफिक्स के द्वारा एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे कि आइकन, है ना, ये छोटे छोटे आइकन होते हैं ना, बटन, विंडो आदि के जरिए GUI ने यूजर के लिए एक उच्च इंटरफेस का निर्माण किया है, जिसके द्वारा ही आज के समय में यूजर कंप्यूटर को आसानी से चला पाता है। ग्राफिक्स का अर्थ है आइकन, है ना। ये जो बेटा आप जो छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं, है ना, चित्रों वाले आइकन, ये सबको ये ग्राफिक्स से बने हुए होते हैं। वही बता रहे हैं यहां पे कि ग्राफिक्स का अर्थ यहां आइकन, बटन, विंडो आदि हैं, जिन्हें यूजर देखते ही पहचान जाता है और अपनी जरूरत के अनुसार माउस का प्रयोग करके आइकन, बटन, विंडो पे क्लिक करता है और कंप्यूटर को आसानी से चलाता है। क्लियर। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन है कि निम्न में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें उपरोक्त सभी, यहां पे क्या आएगा, उपरोक्त सभी क्यों आएगा, मैं बताता हूं आपको। यहां पे उपरोक्त सभी क्यों आएगा, ठीक है। अब ये क्यों आएगा, देखो, पहली बात तो समझना कि लिनक्स और उबंटू, ठीक है,
ये दोनों ही में GUI और CUI दोनों मिलता है। ठीक है, यहां पर लिनक्स और उबंटू में दो तरह के इंटरफेस मिलते हैं, GUI और CUI। ठीक है, जबकि विंडोज में GUI आधारित इंटरफेस मिलते हैं। इसमें चित्रों वाला ही मिलता है ना, वो कैरेक्टर वाला नहीं मिलता। कैरेक्टर वाला मतलब जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बताया था, जो भी आइकन्स दिखते हैं वो सब ग्राफिक्स के बने हुए होते हैं, है ना, अभी जो मैंने बताया था। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है, तो क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में यूजर व डोमेन को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, अब यहां पे दिखाते हैं, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे दिया है, यहां पर बेटा, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे एक ईमेल एड्रेस है, देखो शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन @ ठीक है gmail.com। तो यहां पर ये जो है शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन, ये है आपका यूजर नेम। ठीक है, इसको बोलते हैं यूजर नेम, और इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन होता है, डोमेन मतलब वेबसाइट ही होती है। अब इन दोनों को, इसमें दिया ईमेल एड्रेस में यूजर व डोमेन को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये है @। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, और ये यहां पर दिया है। ठीक है, यहां पर हम इसको सेट करते हैं, और ये आपका सही है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है, TCP/IP नेटवर्क मॉडल में कितनी लेयर्स होते हैं? ठीक है, 4, 5, 6, 7। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे बच्चों देखते हैं कि TCP/IP क्या है। आप देखना यहां पे कि TCP/IP के लिए आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। TCP/IP का प्रयोग हम रियल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। यह मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। TCP/IP को 1970 तथा 1980 के दशक के मध्य US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD ने विकसित किया था। TCP/IP में 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। अच्छा, थोड़ा सा मैं TCP/IP और भी अपनी गांव की भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान समझना। जैसे हर इंसान के पास, हर मोबाइल के पास एक नंबर होता है, उसी नंबर के जरिए कम्युनिकेशन होता है। क्लियर? जैसे आपके मोबाइल का एक नंबर होता है और उस नंबर के जरिए ही कम्युनिकेशन होता है, वैसे ही इंटरनेट के लिए हर एक डिवाइस को एक नंबर मिलता है। समझ लो आप, हर एक डिवाइस को एक नंबर मिलता है, और वो नंबर ही प्रोटोकॉल कहलाता है, TCP/IP। ठीक है, वो नंबर ही TCP/IP है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, और इसी प्रोटोकॉल के द्वारा कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसों के बीच में। इंटरनेट इसी पे चलता है। अब एक बात और बताता हूं, पहले ध्यान समझना। आप बैंक में जाते हो, आपको नंबर मिलता है, अकाउंट नंबर। आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपको नंबर मिलता है कि नहीं? आप अगर किसी कॉलेज में अगर पढ़ते हो तो वहां भी आपको एक रोल नंबर मिलता है, हर जगह नंबर मिल रहा है। और अगर आप कहीं कर्मचारी हो तो आपको वहां भी एक एम्प्लॉय नंबर मिलता है ना? तो ये एक नंबर क्या होता है? ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपके उस संस्था के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से आपको एक नंबर देता है, आपको पहचान वहां के लिए बनाता है वो, है ना? तो वैसे ही ये भी ये प्रोटोकॉल होता है, नंबर होता है। हालांकि नंबर समझाने के लिए है, ठीक है। अब इसमें TCP/IP मॉडल के अंतर्गत 4 लेयर होते हैं, ठीक है। अब ये 4 लेयर कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, 4 लेयर है। और यही हमारा क्वेश्चन था बेटा, यहां पे यही हमारा क्वेश्चन था कि टीसीपी/आईपी नेटवर्क मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। तो यहां पे कितने होते हैं बेटा, 4। क्लियर। अब यहां पर 4 तो होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पे हो सकता है कि OSI नेटवर्क मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो भी क्वेश्चन आता है। आंसर होता है 7 लेयर्स होते हैं, जबकि टीसीपी/आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर्स होते हैं। अब OSI आपको दिखा देता हूं, OSI मॉडल भी होता है। देखो एक चीज और है, टीसीपी/आईपी बहुत अच्छा यहां पे डेफिनेशन आया है कि टीसीपी/आईपी कंप्यूटर व नेटवर्क के मध्य कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बनाने वाले प्रोटोकॉल्स का एक समूह होते हैं, जिनके जरिए हम अपने मोबाइल और अन्य डिवाइस मतलब उपकरण की मदद से इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, टीसीपी/आईपी का इम्प्लीमेंटेशन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समान होता है। क्लियर। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, बहुत अच्छी डेफिनेशन मिली आपको। और अब OSI आपको दिखाता हूं। अब यहां पे देख लीजिए, आप यहां पे OSI मॉडल में निम्नलिखित 7 लेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे लेयर 7 पहला, देखो यहाँ पे उल्टा चलता है, दिमाग में रखना। ये जो लेयर्स हैं ये आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे सबसे 7 सबसे ऊपर होता है, वो कौन सा एप्लीकेशन होता है। लेयर 6 कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन होता है। लेयर 5 कौन सा होता है, सेशन होता है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट होता है। लेयर 3 नेटवर्क होता है। लेयर 2 डाटा लिंक होता है। लेयर 1 फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, तो ये 7 होते हैं। क्लियर, ये दिमाग में रखना। तो हमारा अगर कभी क्वेश्चन आए कि OSI मॉडल में कितने नेटवर्क आपके लेयर्स होते हैं, तो 7 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया बेटा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पहला है, ए दिया है कंट्रोल प्लस पेज अप, बी दिया है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, सी दिया है शिफ्ट प्लस पेज अप, डी दिया है शिफ्ट प्लस पेज डाउन। अब ये जानने के लिए हम चलते हैं बेटा, कैल्क ओपन करते हैं। तो यहां पे मैंने कैल्क ओपन कर लिया है। यहां पे देखना, मैंने 2 शीट ओपन की है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, शीट 1 है, शीट 2 है। शीट 1 पे मैं यहां कुछ लिखता हूं, ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूं। तो थोड़ा सा फॉन्ट कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहां पे जो शीट 1 है, ठीक है, ये शीट 1 पे वर्तमान में शीट 1 सिलेक्टेड है। यहां पे SCCE1 लिखता हूं और इसको क्लिक करता हूं और यहां पे लिखता हूं ये शीट 2 चालू हो गया। यहां पे लिखता हूं SCCE। ओके, इसका फिर से फॉन्ट सेट कर देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। वेट, ये आपका, और यहां पर मैं SCC2 टाइप कर दूं। ठीक है, तो अभी SCC2 किस पे है, शीट 2 पे है। शीट 1 पे क्या है, SCC1। और मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, देखो ये यहां से इस पे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये देखो शीट 2 चालू हो गया। ठीक है, और पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करता हूं तो शीट 1 पे आता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करता हूं तो शीट 2 पे आता है। तो याद रखना, ये चीज भूलना मत। पेज अप करने के बाद प्रीवियस आपके शीट पे जा सकते हो, मतलब पहले वाले शीट पे जा सकते हो। कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो पहले वाले पे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करोगे तो उसके बाद वाले पे आप आराम से जा सकोगे। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की ये हो गया। और एक चीज और है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से इसको लिख भी लेना कि अधिकतम 32,000 शीट यहां पे बन सकती है। ठीक है, यहां पे अधिकतम ये कैल्क में 32,000 शीट बन सकती है। ठीक है, ये दिमाग रखना। और नए वर्जन में है ये। ठीक है, तथा जो पुराना वर्जन था, पुराना वर्जन है, उसमें 10,000 शीट बन सकती है। ठीक है,
दिमाग में रखना, नए वाले वर्जन में 32,000, पुराने वाले में 10,000, ये दिमाग में रखना। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, ये हमारा आंसर सही है बी, इसको हम सही करते हैं। क्लियर? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 5वां, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया? जॉन बिगिंस, जॉन शेफर्ड, वारन रिट्टी, डेंसो वेब। किसने किया यहां पे किया जॉन बिगिंस ने, ठीक है। या आप अगर गूगल पे सर्च भी मारोगे तो मिल जाएगा आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। इन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट चलते, 5वां के 6वां चलते हैं। इनमें से कौन ईमेल भेजने की सुविधा प्रदान नहीं करता है? ठीक है, ये सब वेबसाइटें हैं। पहला क्या है? व्हाट्सएप, बी क्या है? जीमेल, सी क्या है? हॉटमेल, और डी क्या है? याहू मेल। तो यहां पे ये सब जीमेल भी मेल आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है। बहुत बच्चों को देखा ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब यहां पे देखना बेटा, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है कि बिस्किट, ठीक है, बिस्किट के प्रकार कौन कौन से हैं? यहां पे दिया है गुड डे दिया है ना, पार्ले दिया है, 2020 दिया है। ऐसे ही ये सब क्या है? बिस्किट हैं, बिस्किट के प्रकार हैं। ऐसे ही ईमेल होता है। ईमेल के प्रकार कौन कौन से हैं? जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं, ठीक है। तो ये सब, इन सब वेबसाइटों में जाके आप ईमेल बना सकते हो, है ना। तो यहां पे जीमेल जो दिया है ये भी आपका एक प्रकार का ईमेल है। हॉटमेल जो एक प्रकार का ईमेल है, याहू मेल भी एक प्रकार का ईमेल है। यहाँ इन तीनों पे आप जाकर के, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे जाकर के आप अपना खुद का ईमेल अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे आप ईमेल अकाउंट नहीं खोल सकते। क्लियर? व्हाट्सएप पे आप ईमेल अकाउंट नहीं खोल सकते, ये सुविधा नहीं देता है। तो यहां पे दिया, इनमें से कौन ईमेल भेजने की सुविधा नहीं प्रदान करता है? तो ये कौन सा आएगा बेटा? व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन 6। 7 चलते हैं। 7 देखते कौन सा है। 7 दिया है कि रीट्वीट, ठीक है, करना क्या कहलाता है? फिर से पोस्टिंग करना, दोबारा पोस्ट, नया पोस्ट, इनमें से कुछ भी नहीं। तो पहली बात, रीट्वीट करना क्या होता है? पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या होता है। अब ध्यान देखना बेटा, ट्विटर क्या होता है पहले ये समझो। जैसे हमारा फेसबुक होता है, उस पे हम कुछ भी फोटोज वगैरह डाल सकते हैं और अपना कुछ लिख के उस पे डाल सकते हैं। लिख के कुछ उस पे डालना, इसको बोलते हैं पोस्ट करना। फेसबुक पे, ऑनलाइन पे, या कहीं भी इंटरनेट पे आप कुछ लिख के डाल देते हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट करना, ठीक है बेटा। तो ऐसे ट्विटर होता है। ट्विटर पे आप कुछ सीमित संख्या में आप कुछ उसमें लिख सकते हो, लिख के उसको उस पे पोस्ट कर सकते हो। तो उसी को दोबारा इस पे ट्विटर पे जाके लिखना, उसको ट्वीट बोलते हैं, ट्वीट करना, ठीक है, ट्वीट करना बोलते हैं। अगर आपको दोबारा उस पे लिखना है तो उसको बोलते हैं रीट्वीट करना, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है उसी के आधार पे, तो उसको बोलते हैं रीट्वीट करना। देखो यहां पे दिया है रीट्वीट करना, मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा उसको लिखना, फिर से पोस्टिंग करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा फिर से पोस्टिंग करना, ठीक है। इंटरनेट पे लिख के डालने को उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। यहां पे हमारा हो जाएगा फिर से पोस्टिंग करना, यह आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है? ट्विटर पर पहले कुछ लिख दिया है और अब आप फिर से उस पर कुछ लिखना चाहते हो, है ना, उसको बोलते हैं रीट्वीट। री मतलब दोबारा, ट्वीट मतलब उस पर लिखना, ठीक है। ये हमारा 7वां हो गया। 8वां चलते हैं। MMID में कितनी संख्याएं होती हैं? और यहां पर दिया है, और MMID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं,
यहां पे देखो बेटा दिया है MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, या आप उसको नंबर ही मिलता है तो नंबर ही बोलते हैं, होता है। यह एक 7 डिजिट मतलब 7 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें पहला 4 डिजिट मतलब अंक नंबर बैंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें IMPS फंड ट्रांसफर करने के लिए ऑफर किया जाता है। क्लियर? तो यहां पे कितने नंबर होते हैं? अभी इसमें कितना बताया आप लोग? 7। ठीक है, तो टोटल कितने यहां पे कितना दिया है? हमने जो भी देखा यहां पे टोटल 7 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, 7 डिजिट, और यहां पे भी दिया है 7। क्लियर? तो हम यहां पे आंसर अपना 7 कर लेते हैं। ठीक है, ये रखना दिमाग में। अब नेक्स्ट चलते हैं, 9वां दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतर जूम क्या है? तो पहली बात तो यह है कि आप हमेशा दिमाग में रखना कि लिब्रे ऑफिस में कितने एप्लीकेशन हैं। वैसे होते तो कई हैं, लेकिन यहां पे 4 मुख्य होते हैं। कौन कौन से हैं मैं दिखा देता हूं। यहां पर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर भी आता है, कैल्क भी आता है, इम्प्रेस भी आता है। ठीक है, ये राइटर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है, कैल्क जो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होता है, इम्प्रेस जो होता है आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह, ड्रॉ कोरल ड्रॉ जैसे थोड़ा बहुत होता है। तो इसका तो उतना पढ़ने के ये तीनों से सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना कि राइटर में जूम कितना होता है, मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में भी है, वीडियोस में भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आप इसको याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि मैं यहां पे तीनों को बता देता हूं। यहां पे आपका जो राइटर होता है, राइटर का अधिकतम जूम आपको 600% होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 600%, ये परसेंट में है। ठीक है बेटा, तो यहां पे राइटर का पूछा है तो राइटर 600% होता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम होता है, मिनिमम 20% होता है। ठीक है, मिनिमम इसका कम से कम 20% जूम होता है। ऐसे कैल का आपका आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वीडियोस पॉज करके। कैल का जो मैक्सिमम होता है 400% होता है। ठीक है, 400% होता है, और मिनिमम होता है 20%, इसका भी 20% मिनिमम होता है। इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम होता है 3000%। ठीक है, और मिनिमम होता है 6%। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि टाइटल बार प्रिंट में सबसे ऊपर होता है। ट्रू की फॉल्स? पहली बात तो ये है, जब आप प्रिंट आउट देने जाते हो, जब आप कोई कमांड प्रिंट आउट देने जाते हो, तो उसमें क्या टाइटल बार प्रिंट में सबसे ऊपर होता है? नहीं ना। आप जब प्रिंट करोगे किसी भी चीज को, जैसे मैं इसको प्रिंट करने जाऊं, मैं Ctrl+P अगर दबाता हूं, Ctrl+P दबाता हूं तो ये प्रिंट आ जाता है। ठीक है, प्रिंट आता है। यहां पे कहां टाइटल बार ऊपर रहता है? टाइटल बार कहां रहता है? टाइटल बार तो बेटा एप्लीकेशन को के ऊपर को कहते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे, जैसे आपने कैल्क चालू किया, कैल्क जब स्टार्ट किया है तो कैल्क में ये वाला हिस्सा टाइटल बार कहलाता है। तो यहाँ पे कहां से प्रिंट आ जाएगा, है ना? प्रिंट आउट मारोगे तो उसमें टाइटल बार थोड़ी दिखेगा। इसमें टाइटल बार तो एप्लीकेशन का होता है। क्लियर? तो यहाँ पे रॉन्ग दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बेटा रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जब आप प्रिंट करते हैं, ध्यान समझना, तो हेडर सबसे ऊपर होता है। ठीक है, हेडर मतलब क्या होता है? पन्ना। पन्ने के सबसे ऊपर वाले पेज को हेडर बोला जाता है। जैसे मैं यहां पे अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसको मैं Ctrl+P करूं तो यहां पे दिखता है कि ऐसा आपका प्रिंट आउट आएगा। तो यहां पे ये जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर वाला हेडर कहलाता है। ठीक है, न कि टाइटल बार। टाइटल बार थोड़ी कहलाता है ये। टाइटल बार सिर्फ विंडोज स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है जहां मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। क्लियर? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, आपने देखा ही होगा।
मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। मैं ये तीनों कहां पे होते हैं, ये देखो, ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये क्लोज बटन, ये टाइटल बार के राइट साइड में होते हैं। और उसी लेफ्ट साइड में फाइल नेम होता है। देखो ये बाएं साइड, इसी बाएं साइड में आ जाओ तो यहाँ पे फाइल नेम दिया रहता है। क्लियर? तो ये एप्लीकेशन पे होता है, न कि प्रिंट पे, इसलिए मैंने इसको फाल्स दिया। नेक्स्ट चलते हैं। गिरामा दिया है कि HTTP में दोनों T का क्या अर्थ है। भाई यहाँ पे H है, फिर T है, फिर T है, इन दोनों क्या अर्थ है? A दिया है ट्रांसफर टेक्स्ट, B दिया है टेक्स्ट ट्रांसफर, C दिया है ट्रांसफर टाइम, और फिर क्या दिया है? टोटल ट्रांसफर। ठीक है, टोटल ट्रांसफर दिया है। तो यहां पे क्या होगा मैं बताता हूं आपको। यहां पे बेटा देखो, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें दोनों टी का मतलब क्या, एक का टेक्स्ट है, दूसरे का ट्रांसफर है। क्लियर? तो अपना ये क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बेटा टेक्स्ट ट्रांसफर। क्लियर? तो ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा बेटा, टेक्स्ट ट्रांसफर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 12वां। आस्की का पूर्ण रूप क्या है? ए दिया अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी दिया अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, सी दिया है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और डी दिया है अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। यहां बेटा ये हो जाएगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट दिया है 13वां, कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, बी दिया है शिफ्ट प्लस एंटर, सी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, और डी दिया है आपका ऑल्ट प्लस एंटर। तो यहां पे बेटा होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, ये इसका होता है। ये आप प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी इसकी कैल्क की। ठीक है, 14वां चलते हैं। किसी मोबाइल को ट्रैक करने के लिए आवश्यकता होती है मोबाइल नंबर, मोबाइल नाम, IMEI नंबर, उपरोक्त सभी। तो ये तो बहुत बच्चों को पता होता है IMEI नंबर, ये इसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा। ठीक है, ये होता है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो बेटा, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, पढ़ सकते हो। यहां दिया है कि IMEI नंबर का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, यानी कि द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। मोबाइल फोन की पहचान के लिए ये एक पहचान संख्या होती है जो अन्य किसी भी उपकरण से अलग होती है। जानकारी के अनुसार भारत में 2,50,00,000 लोग IMEI नंबर के मोबाइल का फोन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप मोबाइल नंबर लिए हो, ठीक है, तो उसका ये नंबर एकदम यूनिक होता है, अलग होता है। अगर खो जाता है, क्योंकि संसार भर में हर एक मोबाइल का IMEI नंबर अलग अलग होता है, हर एक मोबाइल नंबर का। तो जब भी खो जाता है, इसको खोजने के लिए इसी नंबर को ट्रेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, कि इससे आसानी से कहीं भी होता है, मिल जाता है। क्लियर? तो ये होता है IMEI नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सही इमेज फॉर्मेट है? JPEG, GIF, BMP और उपरोक्त सभी। तो तीनों तो सही है। इसमें JPEG भी होता है, GIF भी होता है, BMP भी होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे बेटा यहां पे एक फाइल है, ठीक है, इसको मुझे सेव करना है। ठीक है, क्या करना है? सेव करना है। ये फाइल में जाता हूं, फाइल में जाने के बाद मैं सेव एज पे क्लिक करता हूं। अब सेव एज में करता हूं तो देखो यहां पे दिया है PNG पिक्चर में सेव कर सकते हो, JPEG में भी सेव कर सकते हो, BMP भी सेव कर सकते हो, GIF भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सही फॉर्मेट है। इन फॉर्मेटों में हम किसी भी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही इमेज फॉर्मेट है? पिक्चर मतलब इमेज, तो ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 16 क्या दिया है? स्प्रेडशीट को कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पर लाने के लिए क्या किया जाता है?
तो मिनिमाइज, जूम आउट, मैक्सिमाइज, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखो यहां पे स्प्रेडशीट है ये, ठीक है। अब ये अभी पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं बेटा, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब ये पूरे स्क्रीन पे नहीं है, पूरे कंप्यूटर पे नहीं है। अभी यहां पे जो ये मैक्सिमाइज बटन है, दिख रहा है मैक्सिमाइज बटन, आपको पता ही होगा। यहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरे कंप्यूटर पे छा जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ये देखो पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा छा जाएगा। यहां पे क्लिक करोगे तो ये कौन सा बटन है बेटा? मैक्सिमाइज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमाइज। यहां पे हम इसको सही करते हैं, फिर आगे चलते हैं। 17वां दिया है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद क्या होता है? जैसे यहां पे रो और कॉलम है, ठीक है, ये आपका रो है, ठीक है, यहां से ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो यहां पे ये जो सेल बनते हैं, रो और कॉलम के कटान पे जो बनते हैं वो सेल बनते हैं, उसको कटान को प्रतिच्छेद बोलते हैं। यहां पे सेल होगा, हमारा आंसर क्या होगा बेटा? सेल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा सेल। क्लियर? और इस प्रतिच्छेद को सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 18वां चलते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक वित्तीय नहीं है? HDFC, ICICI, HSBC, बजाज फिनांस, ठीक है। तो पहले मेरी बात ध्यान सुनना कि वित्तीय बैंक कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं या निकाल सकते हैं या उससे लोन ले सकते हैं। इस तरह की कई वित्तीय सुविधाएं जो बैंक प्रदान करते हैं उन्हें वित्तीय बैंक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए HDFC, ICICI, HSBC, ठीक है, ये बैंक वित्तीय हैं। और यहां पर जो बजाज फिनांस दिया है वो वित्तीय बैंक नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो ये लोन देता है, जैसे फ्रिज खरीद रहे हैं तो बजाज फिनांस क्या करता है? लोन दे सकता है। या और भी कोई लोन चाहिए तो दे सकता है, ये देता है। बजाज फाइनेंस क्या करता है? लोन देता है, ठीक है। यहां पैसा जमा नहीं कर सकते या निकाल भी नहीं सकते। क्लियर? तो यहां पे बोला है निम्न में से कौन सा बैंक वित्तीय नहीं है बेटा? तो यहां पे आ जाएगा हमारा बजाज फिनांस, डी, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, 19वां दिया है, इनमें से कौन सा इंटरनेट का नाम है? एनटीटी, एनईटी, एनएफटी, एनआईटी, ठीक है। तो यहां तो आप जानते हो इंटरनेट को कभी नेट बोलते हैं ना, नेट का रिचार्ज खत्म हो गया है ना, नेट का रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे नेट रिचार्ज करना है, तो ये नाम जो होता है ये नेट कहलाता है। एनईटी यही नेट है, इसको नेट बोला जाता है। क्लियर? अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, ये बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा जो होती है इंटरनेट की, नेट कहलाती है, जो हमने अभी सही किया इसको। 20वां चलते हैं, इनमें से सबसे तेज कौन है? बफर, सहायक मेमोरी, पी रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है। इसमें से कौन है? पहले बात तो ये सब मेमोरी हैं, ठीक है, मेमोरियां होती हैं। इसमें सबसे तेज जो चलती है बफर, ठीक है, बफर सबसे तेज होती है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। ये सहायक मेमोरी कौन कौन सी होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क वगैरह कहलाती है ना, हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। मुख्य मेमोरी कौन कौन सी कहलाती है? रैम, रोम, ठीक है। आप अगर सिलेबस देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फेसबुक क्या है? एंटरटेनमेंट है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उपरोक्त सभी। पहली बात तो ये एक सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखो बेटा, सोशल मीडिया के एग्जांपल हैं। फेसबुक भी है, यूट्यूब भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, फेसबुक मैसेंजर भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, व्हाट्सएप छोटा वाला भी आता है, टिकटॉक भी आता है। ये सब सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक बेटा। तो यहां पे जो हमारा आंसर है, फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया है। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर, सोशल मीडिया। 22वां क्या दिया है? फेसबुक लाइक क्या है? हाथ ऊपर करना या हाथ का अंगूठा ऊपर करना, हाथ का अंगूठा नीचे या हाथ नीचे। मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग देखा भी होगा। लाइक करना
यूट्यूब पे भी आप लाइक करते हो। देखो मैंने ये फेसबुक खोला है, यहाँ पे किसी भी पोस्ट को लाइक करने के लिए ऐसा रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग यूज भी करते होगे, ठीक है, लाइक दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अंगूठा ऊपर करना, फेसबुक को किसी पोस्ट को लाइक करने के लिए यहाँ पे अंगूठा ऊपर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या होगा हमारा, हाथ का अंगूठा ऊपर। क्लियर, इसको सही कर देते हैं बेटा, हम सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 23वां क्या दिया है, इनमें कौन सा सर्च इंजन चीन का है। अब देखो सर्च इंजन क्या होता है। अब यहां पे जब हम गूगल टाइप करते हैं बेटा, ठीक है, तो देखो यहां पे जो हम गूगल टाइप करते हैं, गूगल पे क्यों जाते हैं, ये गूगल पे हम जाते हैं क्योंकि कुछ सर्च करना होता है ना, कुछ हमें ढूंढना होता है ना। तो ये अन्य सारी वेबसाइटों को ये खोजता है, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वेबसाइटों को खोजता है। ऐसे ही ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पे याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, यांडेक्स भी सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अमेरिकन है, ये भी अलग देश का है, और ये बाइडू जो है ये चीन का है, ठीक है, ये सर्च इंजन चीन का है, बाइडू याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, 24वां, इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है, ठीक है। सोशल साइट कौन सा नहीं है, अभी हमने बोला था ट्विटर सोशल है, अभी हमने पढ़ा था इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, ठीक है। ये अमेजन नहीं है। अमेजन क्या है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और सोशल मीडिया के उदाहरण ही ऊपर वाले दिए हैं, ठीक है, अभी मैंने जो बताया। तो ये क्या है बेटा, अमेजन ई कॉमर्स साइट है ये कोई सोशल मीडिया या सोशल साइट नहीं है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है। यहां पे दिया है कस्टमर टू गवर्नमेंट, C2B मतलब कंज्यूमर टू, यहाँ कंज्यूमर टू गवर्नमेंट था, यहाँ कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगा, ठीक है, क्योंकि जब क्या कोई आदमी अपने सामान को किसी दूसरे आदमी को बेचना चाहता है, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को अपना सामान बेचना चाहता है, ये दोनों कोई बेचने वाले नहीं है, या दुकानदार नहीं है, या बिजनेसमैन नहीं है, ये बस एक सामान खरीदना चाहते हैं जो कि दूसरा सेकंड हैंड का सामान होता है, दूसरा कोई खरीदता है, ठीक है। इसकी वेबसाइट होती है, मैं आपको दिखा देता हूं, C2C के अंतर्गत आती है। फिर ये OLX वेबसाइट है बेटा, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दिखा देता हूं। ये देखो, ये OLX ये वेबसाइट है, क्या करता है, बाय सेल एंड फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग, मतलब आप यहाँ पे कुछ खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, है ना। यहाँ पे खरीदने वाला भी उपभोक्ता होता है, बेचने वाला भी उपभोक्ता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे OLX वेबसाइट है, ऐसी क्विकर होती है, मैं आपको क्विकर भी दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये C2C के अंतर्गत आती है। ये देखो बेटा, ये क्विकर वेबसाइट है, यहाँ पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, कार भी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो और बेच भी सकते हो। क्लियर। तो ऐसी सी वेबसाइट है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, C2C के अंतर्गत। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, 25 क्वेश्चन बेटा। आप हमेशा याद रखना कि जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं डिटेल में समझा देता हूं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से CCC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो पहले जितने भी आपका सिलेबस है, चैप्टर जितने भी, वो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलो।